श्यामल पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोस और एमसीक्यूज देखते हैं। इस टाइम पे हम चैनल पे लेक्चर सीरीज भी देख रहे हैं, जिसमें हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और हमने एक मैराथन लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि 85 मिनट का है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप जो है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, वहाँ से आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। या फिर जो भी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो संविधान के भाग हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल उन चीज़ों को समझाया है। तो 85 मिनट का ये वीडियो आप जरूर देखें। और उसके बाद हमने अभी रिसेंटली जो कि एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, यूपीपीसीएस का एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, बीपीएससी का प्रीलिम्स भी है। तो इसकी वजह से मैंने एक लेक्चर लिया है कि जो इन सारे एग्जाम्स हैं, इनके लिए इंडियन पॉलिटी को कैसे और कहाँ से पढ़ना है। तो आपको इस वाली लेक्चर में काफ़ी डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी। और यहाँ पे इस वाली लेक्चर में हमने सिलेबस भी काफ़ी डीपली डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या क्या जो है यूपीपीसीएस या यूपीएससी का होता है, और आपको इंडियन पॉलिटी को किस तरीके से अप्रोच करना है और किन किन सोर्सेज से पढ़ना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकें। तो एमसीक्यू सीरीज को हमने कंटिन्यू रखा है इस टाइम पे। और एमसीक्यू सीरीज में हमने फंडामेंटल राइट का जो एमसीक्यू है उसको कर लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसको हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में करा है। उसके बाद ये जो अगला लेक्चर एमसीक्यू सीरीज पे रहेगा वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में आते हैं संविधान के, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज हम देखेंगे। एमसीक्यू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मिलती रहें। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो पूछ रहा, चूंकि ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसी वजह से ये कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, एम है, वो क्या है। तो आप जब इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने जैसी कोई बात जो है भारतीय संविधान के डीपीएसपी में तो नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो केवल सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने की भी बात नहीं की गई है। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो प्रजातंत्र को स्थापित करने की बात नहीं की गई है इस तरीके से, अलग अलग तरीके से। बाकी सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित जो करने की बात है, सोशियो इकोनॉमिक जो प्रजातंत्र के स्थापित करने की बात, वो कही गई है। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा इसका डी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो पूछ रहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि भाग 4 में दिए गए हैं संविधान के, जो कि डीपीएसपीस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें से पूछ रहा है कि ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा नहीं है। आप इस बात का ध्यान देंगे। तो एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, ये तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। फिर कह रहा है एक धार्मिक राज्य की स्थापना, तो धार्मिक राज्य की स्थापना की कोई बात जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक शब्द जो है तत्व है, वो नहीं करता है, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, तो हम सेकुलर होने की बात करते हैं, धार्मिक राज्य की स्थापना की बात नहीं करते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, तो आपको ये सही बात है, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री हैं। और आपको बता दें कि जो संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। तो क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा है, तो इसका आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसमें एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है, ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राज्य की नीति निर्देशक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे आपको विचार करना है कि ये इसमें से कौन से सही है, पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो है सही बात है, ये जो है तत्व जो हैं, जो भी डीपीएसपी में दिए गए हैं, वो देश के सामाजिक और आर्थिक जो है लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो बात सही है। फिर कह रहा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो सही बात है, क्योंकि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये जो है इसको इन्फोर्सिएबल नहीं कराया जा सकता, यानी कि प्रवर्तनीय जो है न्यायालय द्वारा नहीं होता। तो ये बात भी सही है। जबकि फंडामेंटल राइट जो होता है वो प्रवर्तनीय होता है। आप उसके लिए जो है, अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 में संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और इश्यू करा सकते हैं। और जो आर्टिकल 226 है जो संविधान का है, उसके तहत आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हुआ या फिर कोई लीगल राइट का वायलेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि सही ही पूछ रहा है, तो ए और 2 जो 1 और 2 हैं वो दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे कितना अच्छा ये जो क्वेश्चन था अभी हमने जो डिस्कस किया, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आईएएस के जो है प्री में 2015 में भी रिसेंटली पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है भारत के संविधान में है। तो ये इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है भारत के संविधान में किस जगह पे है। तो आपको पता होगा कि जो वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, यानी कल्याणकारी राज्य की, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में की जाती है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के प्री में, उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के लोअर सब के प्रीलिम्स एग्जाम में और आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप इस हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस की जो है वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि छोटे क्वेश्चन दिख तो रहें, बट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य को आदर्श घोषित करता है। तो
सेम क्वेश्चन है, बस रिपीटेड तरीके से दूसरे तरीके से पूछा गया है। और यूपीपीसीएस के मेंस 2004 में और यूपी का जो लोअर सब का होता था उसका मेंस 2013 के एग्जाम में ये पूछा गया। तो संविधान का जो भाग है वो कल्याणकारी राज्य का जो है आदर्श घोषित करता है, वो कौन सा पार्ट है? तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो कहाँ पाया जाता है? तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो ये कल्याणकारी राज्य होगा तो उसका जो विचार है वो संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, तो बात सही है। मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार में कल्याणकारी राज्य होने की किसी तरीके की बात नहीं होती है, बाकी राज्य के नीति निर्देशक में बात होती है। तो इस हिसाब से चूंकि बी तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें कोई वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की बात नहीं की जाती, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पे दोनों जगहों पे जो है कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। क्योंकि हम जब प्रियम्बल में देखेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से जस्टिस की बात की गई है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। फिर जब हम लिबर्टी की बात करेंगे तो लिबर्टी की बात उसमें दी गई है, वहाँ पे भाईचारे यूनिटी की बात की गई है, और वेलफेयर का जो राज्य का कंसेप्ट होता है वो वहाँ पे पाया जाता है। और बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो डायरेक्टली जो है वो वेलफेयर स्टेट को ही डिनोट करता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी यानी ए तथा सी जो है दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये जो क्वेश्चन है ये सोर्सेज ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कि कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, वो उससे जो है प्रेरित होता है। और इसके लिए हमने जो है इंग्लिश मीडियम में एक अलग से लेक्चर ले रखा है कि जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ से कौन से प्रोविजन लिए गए हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। और इस पर हमने एक एमसीक्यू लेक्चर अलग से ले रखा है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो आयरलैंड हो जाएगा। तो आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वहाँ का जो संविधान है, वहाँ के संविधान से जो है हमें ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि हमने नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको अपने संविधान में समावेशित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा सी यानी कि आयरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आयरलैंड के जो है संविधान से हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनका विचार लिया गया है। सेम क्वेश्चन है, बस फिर से रिपीट करके दूसरे तरीके से पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। यूपीपीसीएस के स्पेशल मेंस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस का मेंस 2005 में पूछा गया, यूपीपीसीएस का जो प्री था 1994 उसमें पूछा गया है, फिर झारखंड के पीसीएस एग्जाम जो 2003 का प्री था वहाँ पूछा गया है, यूपी का लोअर था एग्जाम वहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जो है वैल्यू रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो किस तरीके के हैं? तो ये इस क्वेश्चन में जो तरीका है आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पता लगेगा, वो ये जानना चाह रहा है कि ये जो है इन्फोर्सिएबल हैं, वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है। तो आप इनको जो है अगर आपका जो डीपीएसपी है या राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो क्या उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, ये इस क्वेश्चन में इस तरीके से ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाद योग्य नहीं है, क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं डीपीएसपीज हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं कोर्ट में, तो ये वाद योग्य नहीं माना जाएगा। जबकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं। जब हम लेक्चर लेंगे आपको तो आपको बताएंगे किस तरीके से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कन्फ्लिक्ट चला था कि कौन सुपीरियर है, और उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से जो केसेस थे, चाहे वो शंकर प्रसाद केस रहा हो, फिर बाद में अब गोलकनाथ केस हुआ हो, और उसी ड्यूरेशन में जो 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया पार्लियामेंट में, बाद में इन बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन था वो केशवानंद भारती में 1973 में डिसाइड किया गया। बाद में मिनर्वा में जो केस था 1980 का, उसने इसको कंफर्म भी किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप अभी के लिए इतना जो है समझिए। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं डीपीएसपी से वो वाद योग्य यानी कि इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो पूछ रहा है जो देश का शासन किया जाए तो उसके लिए आधारभूत जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो कहाँ पे हैं? तो हमको ये पता है। और ये आईएएस सूची कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस के प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी है, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हमको, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि राज्य के लिए नीति निर्धारण के लिए जो तत्व हैं कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसको राज्य ध्यान रखेगा नीति निर्धारण करने के लिए, उससे डील करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है भारत में प्रोविजन किया गया है वो जो है आर्टिकल जो है 39 में आता है। और आर्टिकल 39 एक जो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका अंग है, ना कि वो मौलिक कर्तव्य है, ना कि वो मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार तो है ही नहीं, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है, आर्थिक अधिकार जैसा भी कोई प्रोविजन जो है ऐसा
नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है अंग है। इसके लिए आपको मैं डिटेल में बता दूं कि जो अनुच्छेद 39 का घ है वह प्रावधान करता है कि जो पुरुष और स्त्री हैं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। और संविधान का जो अनुच्छेद घ है इसके जो अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है पारित भी किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप आर्टिकल 39 का जो है डी यानी कि 39 का जो घ है उसको आप जो है याद कर सकते हैं। ये इसमें दिया गया है जो है समान कार्य के लिए समान वेतन होगा महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए। और उसी के एवज में जो है 1976 में समान पारिश्रमिक जो है अधिनियम जो है वो पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये तो हमने देखा था कि ये एक मौलिक अधिकार है। पूछ रहा है समान काम के लिए समान वेतन, इसको भी छोड़ देते हैं। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी है फंडामेंटल राइट है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन समान कार्य के लिए जो समान वेतन है वो डीपीएसपी है यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में वो आता है, ना कि मौलिक अधिकार में। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये नहीं है। समान कार्य के लिए जो समान वेतन है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और वो 39 के डी में आता है, ना कि फंडामेंटल राइट में। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। बाकी उत्पीड़न के खिलाफ जो अधिकार है वो जो आर्टिकल 24 है और 23 है उसमें डील करता है। कानून के जो समक्ष बराबरी का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से डील करता है। धर्म पालन की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लगा के 28 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो पूछा है इसमें से कौन सा जो है राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें से आता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है निहित है, पूछ रहा है मतलब कौन सा नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में तो ऐसा ये तो कोई प्रोविजन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में आता है तो ये तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। और बाकी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के जो संबंध में संरक्षण है वो भी फंडामेंटल राइट है एक, यानी कि ये सब मौलिक अधिकार में आते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के जो संरक्षण है वो भी एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो इससे डील करता है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो ये सही बात है, ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आता है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया है किस तरीके से जो अनुच्छेद 39 का घ है इसके लिए जो है ये प्रोविजन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि किसके तहत की गई है। तो मौलिक अधिकार में किसी तरीके की बात तो पंचायती राज से रिलेटेड हुई नहीं है, मौलिक कर्तव्य में भी कोई बात नहीं हुई है। राज्य के जो नीति, बाकी चुनाव आयोग का जो अधिनियम है इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपी है, वहाँ पे जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो है जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 40 को यानी कि अनुच्छेद 40 को, तो वहाँ पे आपको इसका जो है डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब हम आपको डीपीएसपी पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताएंगे। और इवन इसके बाद हम जो है कुछ जब एमसीक्यू लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम पंचायती राज और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उस पर एक डिटेल लेक्चर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश करता है। तो सेम क्वेश्चन उसी को देखिए जो हम इसके पहले आपको बता रहे थे, वही क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ये प्रोविजन किया गया है कि सरकार को जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और जो है प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो अनुच्छेद 40 आपको याद होना चाहिए जब भी पंचायती राज की बात है। तो अनुच्छेद जो 40 है राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, आप इस बात का ध्यान देंगे। और जो है ये अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। तो भारत के जो है संविधान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किस तरीके का अधिकार है ये पूछना चाह रहा है। तो ये पूछ रहा है कि एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, या तुम्हें से कोई नहीं। तो हमने आपको डिटेल में अभी बताया कि जो यह आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है और ये निर्देशक जो है सिद्धांत है, ये एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें सूची जो 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको कभी कभार होता है कि सब लोग बोलते हैं कि आर्टिकल्स को याद करना चाहिए कि नहीं। तो आर्टिकल आप सारे मत याद करें, लेकिन आपको जो मेजर आर्टिकल्स हैं उनको आपको याद रहेगा। तो जैसे कि ग्राम पंचायत वाला जो आर्टिकल 40वां है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 48वां है वो आपको बस इतना याद होना चाहिए किससे डील करता है, कि लाइक उसमें किस तरीके की बातें आती हैं, इन्वायरमेंट से डील करता है। तो थोड़ा बेसिक अगर आपको पता होगा। बाकी अनुच्छेद 44 तो बहुत से ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक जो है संहिता की बात करता है। तो छोटे छोटे आपको अगर आर्टिकल याद रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 पूछा है, तो अनुच्छेद जो 40 है आपको पता है कि ये जो है ग्राम पंचायतों का जो गठन है उससे संबंधित है। तो हम चलिए मिला लेते हैं। तो अनुच्छेद 40 का जो हो जाएगा ये मिल जाएगा हमारा
1 से, ए जो है 1 से मैच कर जाएगा। तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट करना भी सीखें। ए का अगर 1 से मैच होगा यानी कि ऑप्शन जो बी है वो तो नहीं हो जाएगा, तो आप इसको कट कर लीजिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसको भी आप अभी कट कर लीजिए। बाकी ए और सी में अभी ए का 1 शो हो रहा है, तो आप देखेंगे। बाकी आपको अगर पता है कि जो सी का जो है जो अनुच्छेद 44वां है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है, यानी कि सी का 3 होगा, इस बात को भी आप कंफर्म कर लीजिए। तो सी का 3 कहाँ है, ए का 1 कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो सी वाला आंसर उसको देखने की भी अब जरूरत नहीं है। इवन आपको ये पता ना हो कि अनुच्छेद 41 में क्या है या अनुच्छेद 48 में क्या है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएं। केवल आपको अनुच्छेद 40 पता था, आपको अनुच्छेद 44 पता था। तो फिलहाल इसका डिटेल में आंसर देख लेते हैं। तो ए का जो है 1 हो जाएगा, बाकी बी का 2 हो जाएगा। जो अनुच्छेद 41 है वो काम करने का अधिकार है, उसकी बात करता है। बाकी अनुच्छेद जो 48 है उसमें कृषि एवं पशुपालन का गठन करने की बात की गई है। तो इस तरीके से इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को देख करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, और आप जो भी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आर्टिकल्स अगर जो आपको याद रहते हैं, क्योंकि पंचायती राज हमको एक अलग से सिलेबस में दिया गया है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो हमने लेक्चर लिया है इसके पहले कि जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम है या बिहार पीसीएस का एग्जाम है, उसके लिए आपको पढ़ना कहाँ से पॉलिटी, और हमने वहाँ पे सिलेबस को डिस्कस किया। तो सिलेबस में आप देखेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में दोनों में जगह पे पंचायती राज को अलग से मेंशन किया गया है। तो पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हों, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इमरजेंस कैसे हुआ, या फिर जो कमिटीज़ हैं, और उसका फिर बाद में 73वां 74वां संविधान संशोधन है उसका क्या इंपैक्ट है, और पार्ट 9 ए जो संविधान में उसके तहत ऐड किया गया है, वो फिर शेड्यूल 11, 12, इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके याद करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाएंगे। और इसके लिए मैं लेक्चर भी लूँगा, तो हम लेक्चर को बाद में देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां है। इसमें ये कथन और रीजन वाला जो है, कथन और जो है कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मनरेगा पर, कथन जो है वो कह रहा है कि मनरेगा पर जो मनरेगा दर है उस पर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है। तो सही बात है, ये जो मनरेगा में इस तरीके की बात की गई है कि जो मनरेगा के तहत जो व्यक्ति काम करेंगे उनको कम से कम जो है 100 दिन का जो है रोजगार दिलाने का प्रावधान किया गया है। फिर कारण कह रहा है कि रोजगार का अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में प्रविधित है। तो कारण जो है अभी का हमारा जो संविधान का जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये जो है अभी ये करेक्ट नहीं है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कारण तो सही है लेकिन रीजन जो है गलत है, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि रोजगार का अधिकार जो है अभी जो संविधान का भाग 3 है उसमें प्रविधित नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध जो समर्थन से संबंधित है। तो जब भी आपको इंटरनेशनल पीस या अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाए तो आपको एक आर्टिकल जो है बहुत याद होना चाहिए, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद जो 51 है वो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उससे रिलेटेड बात करता है, और यह एक राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है। इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्शन होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी इंटरनेशनल पीस या इस तरीके का कोई इवेंट ऐसे भी आए तो आपको अनुच्छेद 51 को वहाँ पे अच्छे से यूज करना है। फिलहाल आपको डिटेल में बता दें, जो अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 है जो है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। जो अनुच्छेद 43 का क है वह उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है उससे संबंधित है। बाकी अनुच्छेद का जो 48 का क है, 48 का जो ए होता है वो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आईएएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम 2002 का है उसमें पूछा गया है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर याद रखें, क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी स्पेशली आईएएस का जो अब एग्जाम पैटर्न है वो इसमें अब जो है डायरेक्टली आर्टिकल्स नहीं पूछते हैं। फिलहाल 1-2 आर्टिकल्स वो पूछ सकते हैं अगर वो रेलेवेंस में करंट में रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का जो है उल्लेख कहाँ पे है। तो देखिए आपको यह इस क्वेश्चन के माध्यम से जानना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि जो आर्टिकल 51 है वो डीपीएसपी में आता है, और जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है से डील करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी बात की गई है वो आर्टिकल 51 में की गई है। आप इस बात का ध्यान देंगे। तो आर्टिकल 51 को आप जब भी इंटरनेशनल पीस की बात आए और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो आप जरूर मेंशन करें। अगला क्वेश्चन ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट था कि अभी आईएएस का जो प्री एग्जाम था 2014 का उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो आपको आर्टिकल याद कराने के लिए मैं शॉर्ट लेक्चर भी ले लूँगा डीपीएसपी पे कि आपको आर्टिकल याद कैसे करने डीपीएसपी के, तो आपको मैं वहाँ पे एक तरीके से आपको बता दूंगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 43A, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। संविधान जो अनुच्छेद 43A है वो उसको बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरीके के जो भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो भी बाद में अमेंडमेंट्स के तो जोड़े गए हैं, उसको जो है क्वेश्चन जो है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 43 का जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये डील करता है जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की जो है भागीदारी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। आप इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं जोड़ा गया है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो है डीपीएससी में जोड़ा क्या गया है। तो
42वां संविधान संशोधन, चूँकि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, तो इसने काफ़ी बदलाव किए हैं। तो डीपीएसपी में इसका जो बदलाव था वो कहाँ कहाँ किया गया है, तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो है शोषण से बच्चों एवं वयस्क की जो सुरक्षा की जाएगी उसके लिए अनुच्छेद 39 का जो च है उसको जोड़ा गया था। समान न्याय तथा निःशुल्क जो कानूनी सहायता है 39 का ए जो है उसको जोड़ा गया था। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है यानी कि अनुच्छेद 43 का उसको जोड़ा गया था। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से नहीं जोड़ा गया था, तो आप उसको ध्यान देंगे। तो जो नहीं जोड़े जाने वाला पॉइंट है वो हो जाएगा इसका सी, क्योंकि समान जो आचार संहिता है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है 42वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया है। ये तो पहले से ही आपको आर्टिकल जो 44 है, अनुच्छेद 44 में दिया गया है। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्क की सुरक्षा ये जोड़ा गया था। समान न्याय तथा निःशुल्क जो कानूनी सलाह है उसको भी जोड़ा गया था। और उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप जो है क्वेश्चन को करते टाइम ध्यान देंगे कि आपको क्या पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा होगा तो आप नहीं वाला ही आंसर टिक करेंगे, जल्दीबाजी में करके मत आइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है स्वीकृत करता है। तो इसमें कूट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो बच्चों के, तो सही बात है, बच्चों की बात की जाती है यहाँ पे। बाकी स्त्रियों के इसकी भी बात की जाती है, जनजातियों के तो इनकी भी बात की जाती है। दलितों की बात जो है इसकी बात जो है नहीं की गई। संविधान के जो है जो शोषण का विरुद्ध का अधिकार है वो स्वीकृत जो करता है वो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए है। तो इसका जो सही आंसर पूछ रहा है तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। बाकी चौथा जो दलितों के लिए है वो जो है इस तरीके की कोई प्रोविजन जो है नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो मद्य निषेध, ये तो है, मद्य निषेध आता है। गौ संरक्षण ये भी आता है। पर्यावरण संरक्षण ये भी आता है। तो इस तरीके के जो सारे प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। जब हम आपको डिटेल में लेक्चर लेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से जो अनुच्छेद 47 है उसके तहत जो है गौ संरक्षण की बात की गई है, अनुच्छेद 48 है उसके तहत पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, और जो अनुच्छेद जो है 48 का है उसके तहत राज्य के तीन निर्देशक तत्व हैं जिसमें जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। बाकी जो अनुच्छेद 45 था, बाद में उसको जो है 86वें संविधान संशोधन के बाद जो है अनुच्छेद 21 का उसमें जोड़ा गया था, जो कि जो है मूल अधिकार बना, और इसके तहत जो है 6 वर्ष से नीचे की जो आयु के बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि तत्व नहीं है, आप इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है। यहाँ पे 14 वर्ष तक की आयु की बात नहीं की गई थी, ये तो बाद में जब हम आर्टिकल 21 का ए जो है 21 का जो है अनुच्छेद को हमने 86वें संविधान से संशोधन से जोड़ा था, तो वहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई थी। लेकिन जो डीपीएसपी में बात की गई है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है, ना कि 14 वर्ष। तो यहाँ पे ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। फिलहाल गलत ही पूछ रहा है हमसे कि नहीं हो, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं। आप देख रहे होंगे इसी तरीके के क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सा इसमें से है या नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, कह रहे हैं मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, तो सही बात है, ये ऐसा प्रोविजन जो है दिया गया है। फिर कह रहा है गायों और बछड़ों का जो है कि वध को निषेध करना, ये भी प्रोविजन दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये भी प्रोविजन दिया गया है। फिर बोला है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। 16 वर्ष तक की बात जो है ये गलत है। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं किस प्रकार जो है मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछना चाह रहा है कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट से किस तरीके से डिफरेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आईएएस के जो प्री के जो 2009 का एग्जाम था उसमें पूछा गया है। तो आपको जानना चाह रहा है कि कौन सा प्रवर्तनीय होता है और कौन सा नहीं। तो इसका डायरेक्टली हम आंसर देख लेते हैं कि जो इसका नीति निर्देशक सिद्धांत है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय होता है। तो जो डीपीएसपीज हैं वो इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होता है। यानी कि आप का अगर संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो वायलेट होता है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगला जो फिर और जो इसमें और ऑप्शंस में दिया गया है, तो कह रहा है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वोक्त जो है संविधान का अंश है जबकि उपरोक्त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि निर्देशक जो सिद्धांत है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अब यहाँ शामिल पूछ रहा है कि कौन सा शामिल है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ पे है पूछ रहा है तो और सही ही चूज करना है आपको। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। तो आप ध्यान देंगे, जब हमने फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन किए थे तो ये सारे जो क्वेश्चन थे हमने देखा था ये जो अनुच्छेद 23 से डील करता है, यानी कि ये एक फंडामेंटल राइट है ना कि नीति निर्देशक तत्व, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये बात सही है, ये जो है नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो चुकी 1 तो होगा नहीं क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है। बाकी जो दूसरा है वो जो है
नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि केवल जो दूसरा है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं। तो सेम जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन देखे हैं उसी तरीके से पूछ रहा है कि वो वाद्य योग्य हैं, कैसे हैं। तो जो निर्देशक तत्व हैं वो अवाद्य योग्य हैं, वो वाद्य योग्य नहीं है। आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछना है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत जो है प्रावधानों पर विचार करना है, और पूछ रहा है कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। आप इस बात का ध्यान देंगे। अब चूंकि हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम डिटेल में डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं किस तरीके से उसको 3 अलग अलग तरीकों में बांटा गया है कि कौन से गांधीवादी सिद्धांत होंगे, कौन से लिबरल सिद्धांत होंगे, कौन सा जो है सोशलिस्टिक सिद्धांत होंगे या सामाजिक सिद्धांत होंगे। तो उसको 3 तरीके से बांटा गया है, गांधीयन प्रिंसिपल्स और उसके बाद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इस क्वेश्चन में आपको, चूंकि आईएएस का क्वेश्चन है तो जरूर ये कंसेप्चुअल ही होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको जो है पूछा गया है कि इसमें से गांधीयन जो है प्रिंसिपल वो कौन से हैं। तो आप जो है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कम से कम थोड़ा आप लॉजिक लगाएं कि जो गांधी जी थे वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, यानी कि जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो ग्राम पंचायतों को जो संगठित करने की बात है तो गांधी जी तो करेंगे, ये कंफर्म है। तो इस हिसाब से 2 तो होना चाहिए, यानी कि अगर दूसरा होना चाहिए आंसर में तो हम देख रहे हैं कौन सा एलिमिनेट हम कर पा रहे हैं, तो हम केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यानी कि सी वाला। सी तो नहीं होगा क्योंकि दूसरा कंफर्म है, गांधी जी जो है ग्राम स्वराज की और ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात करते थे। बाकी कह रहा है कि जो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक जो सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में दिया गया हमको, उसकी बात गांधी जी करते थे। तो ये इस तरीके का जो प्रिंसिपल है वो पहले डेवलप नहीं हुआ था, मतलब ये सारे जो प्रिंसिपल हैं वो गांधी जी के टाइम पे उतने ज़्यादा चर्चा में नहीं थे, और इवन गांधी जी इस तरीके के मुद्दों पे ज़्यादा विचार नहीं रखते थे। जो समान नागरिक संहिता है वो लिबरल जो इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात है, इवन जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी ये नहीं आता है। तो जो भारतीय नागरिकों के लिए जो समान नागरिक सिविल संहिता है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, ना कि गांधीयन प्रिंसिपल है। आप इस बात का ध्यान देंगे। तो ए 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, और इस हिसाब से बिना और आगे पढ़े केवल पहला और दूसरा ऑप्शन से आप जो है आंसर पा गए हैं कि केवल 2 और 3 सही होगा। तीसरा फिलहाल देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो सही बात है, ग्रामीण उद्योगों को, चूंकि वो ग्राम स्वराज को काफ़ी वैल्यू करते थे, तो वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को जो है प्रोत्साहित करते थे और बाकी ग्राम पंचायतों को संगठित करते थे। बाकी सभी कर्मकारों के लिए यथाचित अवकाश होना चाहिए और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना होगा। ये सारे जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं जो बाद में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। तो ये आपको ये जो 2 दिया गया है, पहला और चौथा, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। बाकी जो दूसरा और तीसरा है केवल वही गांधीयन प्रिंसिपल है। यहाँ गांधीवादी ही पूछ रहा है, तो आप ध्यान देंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आप देख रहे होंगे कितने सही से, अगर आपको केवल पहला ऑप्शन पता होता और दूसरा पता होता तो आप कर ले जाते कि पहला जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है और दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल है। पहला गांधीयन प्रिंसिपल ना होने से ही आपको आंसर मिल जाता, आप सारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर ले जाते, चाहे वो ए भी एलिमिनेट हो रहा था, सी भी एलिमिनेट हो रहा था और डी भी एलिमिनेट हो रहा था, आप डायरेक्टली आंसर पा जाते। तो यूपीएससी के एग्जाम में जो आईएएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस के, उसमें एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। अब यहाँ आपको पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनमें से नीति, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें सम्मिलित है। कह रहा है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का जो है प्रयास करेगा। तो सही बात है, ये जो है डीपीएसपी में हमको दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 48 का जो ए है उसमें इसकी बात की गई है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। बाकी राज्य किसी व्यक्ति को कानून की समझ समानता से मना नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं की गई डीपीएसपी में। राज्य किसी व्यक्ति कि उसके धर्म, रेस, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, इसकी भी बात नहीं की गई है। अस्पृश्यता का जो प्रवर्तन है ये भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में जो अनुच्छेद 14 में इसकी बात की गई है। तो ये बात के प्रोविजन से आपको BCD में दिखेंगे, ये फंडामेंटल राइट में आते हैं, ना कि डीपीएसपी में। ये जो है फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस हैं। बाकी जो राज्य जो होगा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, वो अनुच्छेद जो है 48 का काम में आता है, और यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि ये डीपीएसपी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो ये पूछना चाह रहा है कि संविधान किस तरीके की जो बातें हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं करता है, तो इसके बारे में दिखता है। तो जो प्रौढ़ शिक्षा की बात है, इस तरीके की कोई बात जो अभी नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं की गई है, तो फिर यही पूछना भी चाह रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी जो कर्मकारों को निर्वाह की मजदूरी इसकी बात की गई है, क्योंकि शांत पूछ रहा है तो इसी के लिए शांत है, क्योंकि ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया और शांत पूछ रहा है तो ए करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल जो कर्मकारों को निर्वाह की मजदूरी है इसकी बात है। गरीबों को निःशुल्क विधिक जो सहायता है उसकी भी बात की गई है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, इसका भी जो है प्रोविजन किया गया है। तो आप इसको देखेंगे किस तरीके से जो है इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जो प्रोविजन है वो कौन सा बाद में जोड़ा गया है। तो डीपीएसपी में कुछ प्रोविजंस बाद में जोड़े गए हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, और 44वें संविधान संशोधन के तहत भी प्रोविजन जोड़ा गया है, और जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो है प्रोविजन को जोड़ा गया है। तो इसमें से पूछना, अगर आपको ये पता है कि ये सारे जो कुछ अनुच्छेद के तहत जोड़े गए हैं और जो अनुच्छेद के तहत जोड़े गए हैं, अगर आपको पता है कौन कौन से जोड़े गए तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। या फिर आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि कौन कौन सा पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में है।
तो चूंकि इसमें बाद में कौन सा जुड़ा गया ये पूछ रहा है, तो आप ध्यान देंगे कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो तो पहले से था, तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में पहले से था, ये तो नहीं होगा। तो अगला है गोवध निषेध, तो जो गोवध निषेध का प्रोविजन है वो भी पहले से है, तो ये भी जो है नहीं होगा। बाकी मुफ्त जो कानूनी सलाह है जो 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, ये बाद में आया है, तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि 39 का जो ए है, 39 का जो ए आर्टिकल है 39 का, उसके तहत जो है ये प्रोविजन किया गया है कि जो है मुफ्त कानूनी सलाह दिया जाएगा, और ये प्रोविजन जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बाकी समान नागरिक संहिता तो पहले से था और ये अनुच्छेद 44 में आता है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो और जो ऑप्शन हैं उसको भी देखें, जिससे आपको, और उसके ऑप्शन को देखने के बाद आपको दिमाग में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें कि उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन कुछ याद आ रहे हैं, उसका आर्टिकल याद आ रहा है कि नहीं, तो इससे आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगा एक सिंगल क्वेश्चन से ही। अगला क्वेश्चन है 34वां, इनमें से कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो इसका ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि मद्य निषेध ये तो आता है, काम का अधिकार इसकी भी बात है, बाकी समान कार्य के लिए जो समान वेतन की बात की गई है, ऐसा भी प्रोविजन जो है डीपीएसपी में या नीति निर्देशक तत्व में आता है। क्योंकि नहीं आता है तो जो सूचना का अधिकार है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं आता है, और नहीं पूछ रहा तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूचना का अधिकार है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। सूचना का अधिकार जो है हमको, जो हमारा आर्टिकल 19 है यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत जो है हमको सूचना का अधिकार जो है इंडायरेक्टली मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो जो समान नागरिक संहिता है, हमने देखा है कि जो समान नागरिक संहिता है ये जो है अनुच्छेद 44 में आता है, और अनुच्छेद जो 44 है, चूंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वो नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो अनुच्छेद जो 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात करता है, समान जो नागरिक संहिता उसकी बात करता है, तो यही एक नीति निर्देशक तत्व है। बाकी जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह एक फंडामेंटल राइट हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे है पूछ रहा है, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। बाकी धर्म की स्वतंत्रता ये भी एक फंडामेंटल राइट है, तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। विधि के समक्ष जो समानता है ये भी एक फंडामेंटल राइट है, इसकी वजह से ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36वां है, निम्नलिखित में से राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है। तो उसी तरीके से पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन कौन से इसमें हैं। तो मद्य निषेध, हम कितनी, आप ऑप्शंस को देख रहे होंगे जो एग्जाम्स में, जो मद्य निषेध वाला ऑप्शन है वो हर जगह दिया गया है, तो आप इतना ध्यान दें कि जो मद्य निषेध जो है वो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके अंतर्गत आता है। बाकी जो फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम का निषेध है ये फंडामेंटल राइट है, ये यहाँ पे नहीं दिया गया। आपने ध्यान दिया होगा जब हम लोगों ने जो है अनुच्छेद 24 को पढ़ा था, तो अनुच्छेद 24 जो है फंडामेंटल राइट का या मौलिक अधिकार का ये बात करता है कि फैक्ट्रियों में और खानों में जो है बाल श्रम का निषेध किया जाना चाहिए। बाकी बेगार और बलाश्रम का जो निषेध है वो आर्टिकल जो है 23 है, जो है अनुच्छेद 23 है, उसमें बात किया गया, यानी कि ये भी एक फंडामेंटल राइट है। बाकी अस्पृश्यता का निषेध, तो अनुच्छेद जो 17 है ये भी एक फंडामेंटल राइट है, तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। तो आप ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई, तो ये फंडामेंटल राइट है। बेगार और जो बलात्श्रम की बात है वो जो अनुच्छेद 23 है उसमें किया गया है। बाकी जो फैक्ट्रियों खानों में बाल श्रम का निषेध है वो अनुच्छेद 24 में किया गया है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में देखेंगे। बाकी जो मद्य निषेध है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मद्य निषेध जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से चूंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा आता है, तो इसका जो है क्योंकि एक ही आता है बाकी और सब नहीं आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपको ये पता होता है कि फैक्ट्रियों खानों में जो बाल श्रम का निषेध है वो फंडामेंटल राइट है, तो अपने आप जो है ऑप्शन को सारे एलिमिनेट कर ले जाते और आपको आंसर मिल जाता। फिलहाल मैंने आपको काफी डिटेल में इसको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां है, निम्न में से कौन जो है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि नहीं आता है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, ये बात सही है। और मैंने आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है बाद में 39 का जो डी है, 39 का घ जो अनुच्छेद है उसमें जोड़ा गया था, और उसके लिए जो है बाद में कानून भी बनाया गया है। और जो अगला कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, तो जीविकोपार्जन के लिए जो पर्याप्त साधनों का जो समान अधिकार है वो जो है वो भी डीपीएसपी में प्रयास करेगा, जो है ये सरकार का काम होता है। बाकी अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की बात है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है, क्योंकि ये आर्टिकल 17 में आता है और ये फंडामेंटल राइट है, ना कि डीपीएसपी। तो आप इस बात का ध्यान देंगे, और चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो यही नहीं है, तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है ना कि डीपीएसपी। तो राज्य जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ए, बी और डी को, ना कि सी को। सी जो है फंडामेंटल राइट होगा, तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो जो है फंडामेंटल राइट हो जाएगा, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। तो इसने कहा था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो इस तरीके के आपको जो क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएं। फिलहाल आता तो अच्छी बात है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो केटी शाह, यानी कि डी जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। केटी शाह ने कहा था कि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वह एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कि अगर बैंकों के पास, इस तरीके से बताना चाह रहा है कि गवर्नमेंट को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अप्लाई करने का लिए कहा गया है, तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो राज्य के पास जब सुविधा होती है तो वो करते हैं, नहीं सुविधा होती है नहीं करते हैं, तो इस तरीके की बात जो है कहना चाह रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39वां है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक जो सहायता कार्यक्रम है, भारत का सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय सामाजिक जो सहायता कार्यक्रम है, भारत में संविधान के उपयुक्त जो पंक्तों में से कौन सा पूरे होते हैं। तो इसका जो इसमें देखेंगे कौन कौन सा आएगा। और चूंकि इसका प्रीलिम्स में पूछा गया, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग एक करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, चूंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो केवल वही आता है, बाकी और जो है मूल अधिकार या मूल कर्तव्य से इसका कोई लेना देना जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है उसका नहीं है। तो इसका इस बात के लिए आपको उस टाइम करंट का नॉलेज होना चाहिए था, तो आप काफ़ी इसको अच्छे से कर पाते हैं। फिलहाल जो 1 अप्रैल जो है 2001 से जो है ये राष्ट्रीय मातृत्व लाभ का जो योजना था उसको जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जो है इस कार्यक्रम का भाग बना दिया गया था। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इसके हिसाब से आपको अगर आप ये पता होता है कि जो मूल अधिकार है उसका कोई बात जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में नहीं किया गया है, तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर पाते हो और एक को एलिमिनेट करते ही आपको आंसर मिल जाता है कि केवल 3 जो है वो करेक्ट है। तो इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन रहे हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने आपको इसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है, डिस्कस किया है। तो अगले लेक्चर के लिए आप बने रहें। अगला जो लेक्चर होगा एमसीक्यू पे, वो जो है मौलिक कर्तव्य जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस पर रहेगा। और आपसे अनुरोध है कि इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आप जब सीरीज वाइज चलेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद होती रहेंगी। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो संविधान की अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 12वां अनुसूची हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक लेक्चर लिया है जिसमें मैंने आपको 15 मिनट के अंदर ही सारे अनुसूचियों के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। तो आप ये वाला लेक्चर जाकर के जरूर देखें, आपको अनुसूचियों के बारे में बहुत ही डिटेल में नॉलेज प्राप्त होगा और 15 मिनट में आप सारी अनुसूचियों के बारे में डिटेल तरीके से समझ जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, इनके जो है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके का फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें, हमेशा मैं उसको फॉलो करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव ए नाइस डे।